हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से मैंने उठाया है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न का पता चलेगा, साथ ही साथ जितना सारा क्वेश्चन बताऊंगा सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चाहते हैं मैथ का, तो कमेंट में बोलिएगा, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग एग्जाम के लिए, क्योंकि उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आप लोग उस पैटर्न पर बहुत सारे सवाल पूछ जाएंगे। इसलिए इसके बाद वाला वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होगा। लेकिन उसके लिए आप लोग एक काम जरूर कीजिए, सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग आए और कमेंट करके बताएं हाँ सर बना दीजिए। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इसके बाद वीडियो की भरमार होगी और आप लोग का बिल्कुल पढ़ाई दमदार होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। दोस्तों, चूंकि मैथ का पहला वीडियो, इसलिए मैंने बहुत ही आसान आसान सवाल लिए हैं, और इस प्रकार के सवाल पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल एपी से है आप लोग का कि एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी क्या है। मतलब इसमें आप लोग को प्रथम पद ए निकालने बोला है और सारवंतर डी निकाल कर बोला है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद तो आपको यहाँ दिख रहा है, जो पहला सबसे पहले होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। यानी हम लोग का ए बराबर निकल गया क्या, 3/2, ये काम हो गया। अब ए बराबर 3/2 और क्या निकालना है, और सारवंतर डी निकालना है। आपको पता होना चाहिए सारवंतर डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी इक्वल टू दूसरा पद में से प्रथम पद को माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब ए टू माइनस वन, ए टू क्या है 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, माइनस ए वन कितना है 3/2, तो लिखेंगे 3/2। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 2 का 2 का 2 हो जाएगा, तो 1 - 3 हो जाएगा, यानी कि -2/2 हो जाएगा। तो -2/2 कीजिएगा तो कट क्या जाएगा क्या, -1। तो डी का वैल्यू क्या, -1 आ रहा है। तो डी का वैल्यू -1 कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ए का वैल्यू 3/2 है ना, तो 3/2 और -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है देखिए कि 10,7,4 का 30वां पद निकालने बोला। 30वां पद मतलब पहला पद क्या होता है ए, दूसरा पद क्या होता है A2, तीसरा पद क्या होता है A3, चौथा पद A4, उस प्रकार 30वां पद क्या होगा, A30 हो जाएगा। और जब भी इस प्रकार का होगा तो कुछ नहीं करना है, बस A प्लस कितना D, 29D कर दो, 30 पद निकल जाएगा। A प्लस 29D कर दो, 30वां पद निकल जाएगा। तो पहले हमको डी चाहिए। ए तो पता है कि पहला पद है, आपको पता होना चाहिए ना, ए क्या है, प्रथम पद है, तो प्रथम पद कितना है 10 है। डी पता है, नहीं सर डी नहीं पता है। डी निकालते हैं कैसे, दूसरा में से पहला को माइनस करते, दूसरा क्या है 7 - 10 कितना आ जाएगा, -3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना 10 प्लस 29 और गुने कितना -3, यहाँ पर गुना -3, बस गुना कर दो 10 हो जाएगा, प्लस माइनस से -3 9 10 का 7, मेरा 2 3 दूनी 6 7 8 87, 87 में 10 जाएगा तो 70 होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा -77। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस समझने की जरूरत है। और अगर आप लोग चैप्टर वाइज वीडियोस चाहते हैं मैथ को, तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं चैप्टर वाइज भी आप लोगों को समझा दूंगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा उससे हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दूंगा, तो सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। फिर अगला सवाल देखिएगा, ये दोस्तों आप लोग का 90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्याखंड जो है, त्रिज्याखंड की लंबाई, क्षेत्रफल, इसमें निकालना है। ये अलग सा है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। तो देखिए क्या यहाँ पर 90 डिग्री केंद्रीय कोण मतलब थीटा कितना दिया है 90 डिग्री, और त्रिज्या आर का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो आपको पता होना कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, θ/360 इंटू क्या होता है, तो सर इंटू पाई स्क्वायर होता है। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90/360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे आर लेना है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। यदि 1 0 0 कटेगा, 9 4 36 कट जाएगा, यानी कि 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पाई स्क्वायर बटे 4 होगा। कहीं भी दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या कि वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान होगी। बोला कोई वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी जो जीवा होगी ना उसका मान क्या होगा। तो देखिए जो भी ये क्या हो गया, ये वृत्त का त्रिज्या हो गया, जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो कहाँ से पास होगी, केंद्र से पास होगी। ये सबसे बड़ी जीवा है, और ये वृत्त का व्यास भी है। ठीक है, जो सबसे ध्यान रखिएगा, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से पास होती है, और उसी को बोलते हैं वृत्त का व्यास। व्यास मतलब कितना 2r, इधर r और इधर r। तो बस सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगी, एक त्रिज्या का मान दिया 7, तो 2 7 कर दिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके,
ना नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण आंतरित करती है। बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या वाला यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त है, ठीक है, इस पर चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो चाप की लंबाई का सीधा फॉर्मूला होता है क्या, θ/360 इंटू 2πr, ये होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला। अब थीटा कितना है तो आंसर 90 डिग्री है, तो लिख दो 90 डिग्री बाई 360, θ/360 हो गया, इंटू 2πr, तो 2π का मान 22/7, ठीक है, और इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 14, कुछ कटेगा 7 दूनी 14 कट जाएगा, 1 0 1 0, 9 4 36 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से 2 कटेंगे, बच गया अकेला 22। 22 कहीं भी दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ 22 देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ही कट गया है, ठीक है। तो इसका 22 सिंपल आंसर हो जाए, आप लोग कमेंट करके बोलना कितना आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, देखिए यहाँ बराबर को काट दिया, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ बराबर को काट दिया है, अगर बराबर है तो इक्वल टू, काट दिया तो नॉट इक्वल टू, नहीं ये वाला है कंडीशन, तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कंडीशन होता है 3, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू 1/c2 और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू 1/c2। तो जब इस प्रकार का कंडीशन होगा ना कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा और इसमें केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, कंडीशन ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इससे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। 3 कंडीशन बिल्कुल याद रख लेना है, क्या कौन, पहला कंडीशन क्या कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। अगर ऐसा रहा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर, मतलब इस प्रकार का होगा और ये इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और अगर तीनों बराबर हो जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगा, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाएगा और रेखाएं जो होगी यहाँ पर क्या होगा, इसका अनेक सारा हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू है तो इसका अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। रेखाओं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 में कितने हल है, तो कितने हल के लिए आप कंडीशन निकाल लीजिए, ये है a1, ये है a2, ये है a1 b1 c1, a2 b2 c2। सबसे पहले a1/a2 निकालिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 2/4, यानी कट क्या आ जाएगा 1/2। b1/b2 निकालिए तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए b1/b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, कट क्या आ जाएगा 1/2। c1/c2 निकालिए, क्या आ जाएगा c1/c2, c1 है 5, ये है 15, ठीक है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कट ही जाएगा, तो 1/3 हो रहा है। ये दोनों तो इक्वल हो रहा है बट ये वाला इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कौन सा हो जाएगा कि रेखाएं समांतर होगी, यानी कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी और इसमें कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या हम लोग का क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, असंगत, एक होता है संगत, एक होता है असंगत, ध्यान सुन लीजिए, जब रेखाएं, ठीक है, जब कोई हल होगा, कोई भी हल होगा तो रेखाएं संगत होगा, अगर कोई भी हल नहीं होगा तो संगत होगा, अगर एक अद्वितीय हल है तो भी संगत, बहुत सारा हल है तो भी संगत, अगर हल ही नहीं है तो क्या हो जाए असंगत। तो हल कब नहीं होता है, तो हल कब नहीं होता है, जब का रेखाएं समांतर होता है, ठीक है। तो असंगत कब होता है, जब रेखाएं समांतर होगी, ठीक है। समीकरण युग्म में इतना और इतना का हल क्या है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हल जो भी आपको सेटिस्फाई करे, यानी कि यहाँ पर x का मान है, y का मान है, बस x y का मान इसमें बैठाइएगा, ठीक है। जैसे ध्यान में हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इसका जवाब लोग कमेंट सेक्शन में सभी लोग दीजिएगा, जो जो आप लोग यहाँ तक पढ़ रहे हो या आप लोग सच में अपने जो एग्जाम है उसके प्रति सचेत हो, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि इसी का निशानी है कि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, तो कमेंट करके बोलना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे सर, तो हल क्या है, x का मान और y का मान दिया, बस इसमें बैठा के देखना है कि इधर 8 है तो इधर भी 8 आ रहा है कि नहीं, इधर 1 है तो इधर 1 आ रहा है कि नहीं, जो भी ऑप्शन में सच मैच कर रहा है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अंतिम सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता कहलाता है, जिसका कोई भी हल नहीं होता, अभी मैंने कहा उसे क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं, वो समांतर रेखाएं होती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लाऊंगा, उसके लिए आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए, जितने सभी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं और सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।